नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज अपनी क्लास 8 है। ठीक है, ये पीडीएफ में यहाँ पर 9 शो कर रहा है ना आपको, तो ये आईपैड का इसका खुद का है, मतलब प्रॉब्लम। जैसे मैंने भाई पीडीएफ वहाँ से उठा के क्लास 8 डाल के यहाँ डाली, लेकिन इसने खुद ने 9 नंबर पर ये पीडीएफ ग्रहण की है, मतलब ली है, तो इस वजह से ये बता रहा है। बाकी ये अपनी क्लास 8 है और आपको टेलीग्राम पर क्लास 8 नाम से ही पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, अब देखो मनोविज्ञान की विधियाँ हैं, इनके बारे में आज अपनी क्लास नंबर 8 में अध्ययन करेंगे। पहली विधि है अंतर्दर्शन, दूसरी अवलोकन, तीसरी साक्षात्कार, प्रयोग विधि, सर्वे विधि, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, समाज मिति के सज्जन विधि और अनुप्रस्थ काट विधि और लंबात्मक विधि। तो हम एक एक करके सभी विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है अंतर्दर्शन विधि। इस विधि के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा यहाँ पर वेटेज नहीं दिया है। तो अंतर्दर्शन विधि क्या होती है? अंतर्दर्शन के बारे में हमने पढ़ा था संरचनावाद में। संरचनावाद क्या कहता है? संरचनावाद किसकी संरचना की बात करता है? मन की संरचना। तो मन की संरचना में वो बताता है ना कि भाई मन की संरचना का आप पता कैसे लगाओगे? तो बोलता है कि अपने मन में झांक कर देखो। किस में झांक कर देखो? मन में झांक कर देखो। बस अपने मन में झांकना, अपने अंदर झांकना, उसी को हम क्या कहते हैं? अंतर्दर्शन विधि। ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति के मतलब वो खुद बताएगा अपने बारे में। अंतर्दर्शन विधि अपने अंदर झांक कर जो जो उसको महसूस होता है वो बताते हैं और उसके आधार पर कोई निर्णय लिया जाता है, वो सब आते हैं अंतर्दर्शन के अंतर्गत। और ये एक वैज्ञानिक तरीका भी है। जैसे वैज्ञानिक तरीका होता है मतलब साइंटिफिकल मेथड जो विश्वसनीय, ये बहुत ही कम विश्वसनीय है। इसमें वैज्ञानिकता का क्या है? अभाव है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो, अब 2 नंबर पर आती है अवलोकन विधि। तो अवलोकन विधि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अवलोकन विधि क्या है? पेज पर आ जाओ, यहां पर समझते हैं। अवलोकन विधि है, पहले मैं नाम लिख दूं, अवलोकन विधि। अवलोकन विधि सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि है। इस विधि का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, मतलब मेनी यूज, सर्वाधिक प्रयोग, बहुत ज्यादा इस विधि का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है लाडलो। और इसमें क्या होता है? तो अवलोकन जैसे नाम से स्पष्ट है। अवलोकन मतलब हम किसी चीज का अवलोकन करते हैं, उसके मतलब कि इसकी रंग रूप बनावट आदि के बारे में, उनके हाव भाव, परिस्थिति विशेष में उसका क्या व्यवहार है, आदि चीजें अवलोकन के अंतर्गत आती है। ठीक है, और अवलोकन होता है ना, वो हमेशा कैसे किया जाता है? इसमें मनोवैज्ञानिक विधियों में जो अवलोकन विधि में जो अवलोकन किया जाता है वो हमेशा नियोजित तरीके से होता है। नियोजित मतलब पूर्व, मतलब पहले से क्या होता है? अनुमानित होता है कि हमको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो उस हिसाब से हम क्या पहले एक मतलब पैरामीटर बना लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या अवलोकन करेंगे। उसके व्यवहार का अध्ययन करेंगे, समय विशेष पर उसका अध्ययन करेंगे, उसके धैर्य को चेक करेंगे, उसके क्रोध को चेक करेंगे। तो मतलब ये सब क्या होता है? पूर्व नियोजित होता है। अवलोकन होता है वो पूर्व नियोजित होता है। नियोजित का मतलब कब, कहाँ और किसके व्यवहार का अध्ययन किया करना है, ये पहले से क्या होता है? तय होता है। कब, कहाँ और किसके व्यवहार का हमें अध्ययन करना है। ठीक है लाडो, एक देखो मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ, मैं ऐसे वीडियो को लंबा खींचने में बिलीव नहीं करता हूँ कि वीडियो 25 से 30 मिनट के बीच मतलब यहाँ तक वीडियो बने और उस वीडियो में आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिले। सीधा सा सौदा है, एक बार में समझ में नहीं आया 20 सेकेंड रिवाइंड करो और फिर से देखो। ठीक है, तो कब, कहाँ और किसके व्यवहार का निरीक्षण करना है, ये होता है नियोजित। तो अवलोकन विधि है, अवलोकन हमेशा क्या होता है? नियोजित होता है अवलोकन विधि के अंतर्गत। ठीक है, अब हम किसी का अवलोकन करेंगे। मान लो हमें बोला कि इस बच्चे के व्यवहार का इस कक्षा में क्या करना है? अवलोकन करना है। ठीक है, तो अब ये अवलोकन कर रहे हैं, अवलोकन विधि के अंतर्गत कर रहे हैं। तो ये पहले नियोजित है कि बच्चे का व्यवहार का निरीक्षण कहाँ होगा, कब होगा? क्लास में होगा। कितने पीरियड में होगा? चौथे पीरियड में जब आप जाओ तब वो आए तो आप उसके व्यवहार का अवलोकन करना। कहाँ करोगे? क्लास में करोगे। किसका करोगे? ये लो भाई, ये रोहित नाम का है, इसका क्या करोगे आप? अवलोकन करोगे। ठीक है, और देखो अब अवलोकन के बाद हम क्या करेंगे? जैसे हमने अवलोकन कर लिया तो अवलोकन के दौरान जो संग्रहित किए गए आंकड़ों का रिकॉर्ड रखना आवश्यक है। हम यहां पर क्या करेंगे? रिकॉर्ड रखेंगे। रिकॉर्ड रखना आवश्यक है, तो यहां पर क्या रखते हैं? रिकॉर्ड। तो अवलोकन कर लिया, तो अवलोकन से हमें क्या प्राप्त होगा? डाटा, प्रेक्षण। तो इन प्रेक्षणों का हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखो। अब अवलोकन 2 तरीके से होता है, 2 भागों में बांट सकते हैं। एक अवलोकन हम किसी प्रयोगशाला में कर रहे हैं, प्रयोगशाला में अवलोकन कर रहे हैं, और एक कर रहे हैं हम किसी क्षेत्र में।
ठीक है। अब प्रयोगशाला में क्या होगा, अब प्रयोगशाला में जैसे जाए कोई बच्चे वगैरह, आज इनका मनोवैज्ञानिक परीक्षण होगा, इनका अवलोकन, तो बच्चे क्या करते हैं वहां पर बहुत ही व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। तो मतलब उनका जो रियल नेचर है वो वहां पर शो नहीं होता है। और एक फील्ड में आप उनका अवलोकन करो जब उनको पता ही नहीं है कि आपका उनका अवलोकन किया जा रहा है, और तब आप सुनियोजित तरीके से उनका अवलोकन करो, तो वो कौन सा अवलोकन होगा, क्षेत्र अवलोकन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कोई टीचर है, क्लास में बैठा है ऐसे, और सामने हैं बच्चे। अब यहां पर कोई टीचर है, वो क्या कर रहा है, अवलोकन कर रहा है। तो अवलोकन कर रहा है, तो कक्षा में बच्चे शिक्षक के सामने क्या अपने जो मूल नेचर है उसको शो करेंगे क्या, नहीं। ध्यान रखेंगे कि भाई सर बैठे हैं, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, काफ़ी चीज़ों का, बोलने का, सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, बैठने का ढंग वगैरह। और वही बालक यदि दोपहर की छुट्टी में क्लास में अकेले हैं, 2-3 मित्र, और वहाँ लगाए हुए सीसीटीवी कैमरे चारों कोनों में, उनको पता भी नहीं है कि कैमरे लगाए हुए हैं क्या, ऐसे मतलब छोटे छोटे मान लो कैमरे लगा दी, तब उनके मूल व्यवहार का क्या होगा, निरीक्षण होगा। बस प्रयोगशाला में जो हम अवलोकन करते हैं वो नियंत्रित परिस्थितियों के अंतर्गत होता है। मतलब अब जैसे प्रयोगशाला में है, प्रयोगशाला ऐसे तो होती नहीं कि भाई वहाँ जैसे अपने साइंस की होती है, वैसे वहाँ पर क्या होते हैं, कुछ मतलब ऐसे कार्ड्स होते हैं, उनके आधार पर भाई बच्चों से पूछा जाता है कि भाई इनके बारे में आपकी क्या राय है वगैरह वगैरह। तो वहाँ पर क्या है, उन परिस्थितियों में इतना अच्छा अवलोकन नहीं होता। लेकिन क्षेत्र में मान लो शिक्षक कोई शादी में गए हो, उसको वहाँ पर शादी में गए हैं, तो अब जैसे वहाँ पर कोई स्टूडेंट है, अब वो शिक्षक के नज़र में आ गया, उसके बाद में उसका व्यवहार अलग है। और मान लो एक स्टूडेंट है, वो गया है अपने मित्र की पार्टी में, और वहाँ पर वो दोस्त हैं, तो वहाँ पर उनका व्यवहार क्या है, अलग है। कुल मिलाकर जब बालक को पता रहता है कि यहाँ पर अवलोकन हो रहा है वगैरह वगैरह, तो वहाँ पर जो मेथड काम करता है वो ये काम करता है, प्रयोगशाला वाला। और जब बालक को पता ही नहीं होता है, तब उसको बोलते हैं क्षेत्र अवलोकन। समझ गए। अब इन दोनों में से बेटर कौन सा है, तब आपको भी लग रहा है कि इन दोनों में से क्षेत्र अवलोकन है वो बेटर है। क्यों, क्योंकि क्षेत्र अवलोकन में अधिक वास्तविक परिणाम हमको क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। अब ये तो हुए स्थान के आधार पर कि भाई आप कहाँ पर उनका प्रयोग कर रहे हो, प्रयोगशाला में कर रहे हो या फील्ड में उनका अवलोकन कर रहे हो। तो स्थान के आधार पर अवलोकन को हमने 2 भागों में बांटा, ठीक है। एक अवलोकनकर्ता की भूमिका के आधार पर, अवलोकनकर्ता कौन होगा, कोई शिक्षक होगा, कोई मनोवैज्ञानिक होगा, और उसकी भूमिका के आधार पर कि भाई उसकी क्या भूमिका है, इसके आधार पर भी अवलोकन 2 प्रकार का होता है। एक होता है सहभागी अवलोकन, सहभागी अवलोकन, और एक होता है असहभागी अवलोकन, ठीक है, असहभागी अवलोकन। तो सहभागी और असहभागी अवलोकन कैसे, जैसे मान लो एक मैदान है, ये मैदान है, और इसमें क्या है, बच्चे खेल रहे हैं। अब शिक्षक यदि उनके साथ शामिल हो जाए और उनके साथ ही खेलने लग जाए, मतलब मस्ती करने लग जाए, तो मतलब यदि अवलोकन के दौरान यदि अवलोकन करता उस जिसका अवलोकन करना है उसके साथ में शामिल हो जाए, तब तो वो होगा सहभागी अवलोकन। और जब अवलोकन करता यहाँ खड़ा ऊपर से इनका निरीक्षण कर रहा है, मतलब इनके साथ एनरोल नहीं हो रहा है, तब उसको क्या बोलेंगे, असहभागी अवलोकन। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये थी अपनी अवलोकन विधि। कैसी समझ में आई आपको, एक बार इसको पढ़ लेते हैं नोट्स में। तो आगे बढ़ो। अवलोकन विधि सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि है। अवलोकन हमेशा नियोजित होता है। नियोजित का मतलब कब, कहाँ और किसके व्यवहार का निरीक्षण करना है, ये पहले से तय होता है। अवलोकन के दौरान संग्रहित किए गए आंकड़ों का रिकॉर्ड रखना आवश्यक माना जाता है, ठीक है, क्योंकि जो हमको डाटा कलेक्ट होंगे तो उनको हम क्या करेंगे, मतलब कलेक्ट करके रखेंगे ना अच्छे से फाइल में, ताकि हम उनका क्या कर सकें, उन आंकड़ों के आधार पर कोई निर्णय ले सकें। भविष्य में मान लो कोई उस बच्चे से संबंधित कोई आपको दिक्कत आए, उस इंसान से संबंधित, तो आप देख सकते हो कि भाई क्या क्या था, किस स्थिति में उसका क्या व्यवहार था, तो उसके आधार पर हम पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। स्थान के आधार पर अवलोकन को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो प्रयोगशाला अवलोकन और एक क्षेत्र अवलोकन। और इनके बारे में मैंने अच्छे से समझा दिया वो क्लास वाला उदाहरण देकर। और क्षेत्र अवलोकन को अधिक बेहतर माना जाता है। क्यों क्षेत्र अवलोकन को इसलिए अधिक बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसमें वास्तविक परिणाम प्राप्त होते हैं, वास्तविक परिणाम, ठीक है। आगे देखो, आगे अवलोकनकर्ता की जो भूमिका होती है उसके आधार पर भी अवलोकन 2 प्रकार का होता है।
तो एक तो होता है सहभागी अवलोकन और एक होता है असहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन मैंने बता दिया, जिसमें अवलोकनकर्ता स्वयं है, वो जिसका अवलोकन करना है उसके साथ क्या हो जाए, शामिल हो जाए, और असहभागी में वो खुद शामिल ना हो। अब देखो ये हो गई अवलोकन विधि। अब इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे प्रयोग विधि का। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? प्रयोग विधि। अब प्रयोग विधि क्या है, कैसे है, ठीक है। देखो प्रयोग विधि में क्या होता है, जैसे अपन प्रयोग वगैरह करते हैं ना, तो वहां पर आपको दो चर के बारे में ध्यान में रखना है। चर क्या होता है, पहले चर नाम से ही स्पष्ट होना चाहिए कि चर है क्या। चर क्या होता है कि भाई कोई भी ऐसी वस्तु हो, चाहे कोई गुण हो, उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन संभव हो कि मतलब हम उनमें क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, अर्थात जो स्थायी ना हो उनको क्या बोला जाता है, चर बोला जाता है। जैसे मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, जैसे ये लिखा हुआ हो y बराबर ax प्लस बी। अब मैं बोल दूं जहां a और b तो क्या है, अचर है, और x चर है, मतलब x की जगह हम क्या रख सकते हैं, 0 1 2 3 वैल्यू रखते जाते हैं और y की वैल्यू आती जाती। तब हम बोलते हैं x है वो क्या है, स्वतंत्र चर है, और y क्या है, परतंत्र चर है। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू है वो x पर क्या है, डिपेंड है। जैसे जैसे y x की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, y की वैल्यू बढ़ेगी। तो अब देखो आप में से कई आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, तो उनको ऐसे नहीं बताकर मैं अलग अंदाज में बताता हूँ कि चर वो होता है जिसमें आप परिवर्तन कर सकते हो। मेन बात ये है, इतना ध्यान में रखना। अभी एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, उसमें और स्पष्ट हो जाएगा। मतलब कोई भी ऐसी वस्तु, गुण आदि जिसमें परिवर्तन संभव हो, अर्थात जो स्थायी ना हो, उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं, ठीक है। अब प्रयोग विधि में हम क्या करते हैं, प्रयोग विधि में हम चरों के मध्य, जैसे एक चर है वैसे ही चरों के मध्य, एक से अधिक चरों के मध्य हम ये पता लगाने का प्रयास करते हैं, ये पता लगाने का प्रयास करते हैं कि उनके मध्य संबंध क्या है। किस चर को बढ़ाने पर किस चर में परिवर्तन हो रहा है, और किस चर को घटाने पर किस चर में घटाव या बढ़ाव हो रहा है, अर्थात विभिन्न चरों के मध्य संबंध क्या है। इसके बारे में अध्ययन कहाँ किया जाता है, प्रयोग विधि में किया जाता है। अभी तक मैं बुकिश लैंग्वेज प्रयोग कर रहा हूँ, अर्थात बुक की लैंग्वेज बोल रहा हूँ, तो आपको थोड़ा कम कम समझ में आ रहा होगा। तो अब देखो आगे, चर कितने होते हैं, चर 3 होते हैं। चर 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और बाह्य चर होते हैं, बाह्य चर, ठीक है। और इस बाह्य चर को नियंत्रण चर भी कहते हैं, नियंत्रण चर। अब देखो, अब इनके बारे में समझेंगे। स्वतंत्र चर क्या होता है, मतलब जिस चर में हम स्वयं, प्रयोग करने वाला खुद जानबूझकर परिवर्तन करता है, उसके द्वारा जानबूझकर परिवर्तन किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी हो, उसे बोलते हैं स्वतंत्र चर। अर्थात जिस चर का प्रभाव अन्य चर पर जांचा जाता है कि भाई इससे कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, उसे स्वतंत्र चर कहते हैं। और जिस चर पर प्रभाव जांचा जाता है कि भाई किस पर हम प्रभाव जांच रहे हैं, उसको बोलते हैं परतंत्र चर, ठीक है। और इन स्वतंत्र चर और ये परतंत्र चर हैं, इनके अलावा जो चर परिणाम को प्रभावित करता है, अर्थात स्वतंत्र चर के अतिरिक्त जो भी चर है, जो भी राशि है जो कि प्रभावित कर रही है किसको, परतंत्र चर को, उसे बोलते हैं बाह्य चर। अब देखो, फिर आपको पता नहीं चला होगा, लेकिन अब आपको पता चलेगा। एक बार लैंग्वेज बतानी आपको जरूरी थी। अब देखो, जैसे एक क्लास है, एक क्लास में यहाँ पर एक शिक्षक है, शिक्षक। अब ये आपको पूरा जितना मैंने अभी ये चर बताया, चरों बताया, आपस में अध्ययन बताया, स्वतंत्र चर, परतंत्र चर, बाह्य चर, सब समझ में आएगा एक ही उदाहरण में, ठीक है। उदाहरण, देसी उदाहरण देता हूँ। यहाँ पर कोई शिक्षक है और यहाँ पर स्टूल है, मतलब टेबल वगैरह है बैठने के लिए बच्चों के, और यहाँ पर बच्चे। अब देखो, बच्चों का जो IQ लेवल होता है ना, वो अलग अलग होता है। कई बच्चे हैं औसत बुद्धि के हैं। कैसे हैं, औसत बुद्धि के। उसके बाद कुछ लोग बच्चे पिछड़े बुद्धि के, और कुछ प्रतिभाशाली। इन्होंने क्या किया, प्रयोगकर्ता ने, शिक्षक ने 60 बच्चे बुलाए औसत बुद्धि वाले, औसत बुद्धि वाले बुलाए। इनको एक प्रयोग करना था, ठीक है। अब प्रयोग ये कैसे करेंगे देखना। 60 में से इनको 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया।
30 बच्चे और 30 बच्चे। इन 30 बच्चों को लेकर यहाँ पर जो ये टेबल्स थी यहाँ पर बैठा दिया इन 30 बच्चों को, और क्लास में समान बुद्धि के थे, ध्यान रखना, औसत। और क्लास में यहाँ पर लाइट्स लगी हुई थी। इन लाइट को बहुत तेज कर दिया, मतलब ऐसे काफ़ी तेज कर दिया, तेज रखा लाइटों को, इन लाइट्स को, और इनको पढ़ाया। 10 मिनट तक पढ़ाया, एकदम बराबर विषय वस्तु पढ़ाई, और फिर इनका क्या लिया, टेस्ट लिया। और इनका टेस्ट में परिणाम देखा, क्या देखा, रिजल्ट देखा। रिजल्ट आया, मास्टर जी ने रिजल्ट को सेव कर लिया, रख लिया पास में। फिर इन्होंने, अब देखो अलग पेन से बता रहा हूं, फिर इन्होंने इन 30 बच्चों को बुलाया, इनको कहा चलो आपका एग्जाम हो गया, आप जाओ। इन 30 को बुलाया, कक्षा में बैठाया, और इन जो लाइट्स है इनकी रोशनी कर दी कम। प्रयोग कर रहे हैं, ध्यान रखना, आप मन में मत सोचने लग जाना कि ये टीचर ऐसे कैसे कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो इन्होंने कर दी लाइट कम, मतलब रोशनी है वो कम कम कर दी, धीमी रोशनी, और बच्चों को पढ़ाया। वही 10 मिनट तक सेम कंटेंट पढ़ाया, और वही सेम आपके प्रश्न पत्र लिया, और उस पर बच्चों का क्या लिया, टेस्ट, और उनसे भी उनको क्या प्राप्त हुआ, रिजल्ट। मास्टर जी ने इनको पास में रख लिया। अब इन दोनों रिजल्ट को देखा तो मास्टर जी को पता चला कि इन दोनों का परिणाम है वो बराबर है, इनका प्रदर्शन है वो एक जैसा है, अर्थात जो लाइट्स है उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ये प्रयोग था, ठीक है। अब इस प्रयोग के सहारे से हम जो ये चीज है आपके स्वतंत्र चर, परतंत्र चर, इनके बारे में हम समझें। अब देखो स्वतंत्र चर क्या था। स्वतंत्र चर, यहां पर स्वतंत्र चर उसको बोलते हैं जिसमें प्रयोगकर्ता कौन था, शिक्षक द्वारा जिस चर में स्वयं जानबूझकर परिवर्तन किया जाता है। तो मास्टर जी ने यहां पर जानबूझकर परिवर्तन किस में किया, लाइट्स में, समझ गए। तो लाइट यहां पर क्या थी, स्वतंत्र चर, समझ गए। लाइट यहां पर क्या थी, स्वतंत्र चर थी, क्योंकि प्रयोगकर्ता द्वारा जिस चर में स्वयं जानबूझकर परिवर्तन किया जाता है वह स्वतंत्र चर कहलाता है, ठीक है। अर्थात जिस चर का प्रभाव अन्य चर पर जांचा जाता है वह स्वतंत्र चर कहलाता है। तो भाई इन लाइट का प्रभाव इन बच्चों पर जांचना चाह रहे थे मास्टर जी, तो स्वतंत्र चर कौन सा हुआ, लाइट्स, ठीक है। अब देखो परतंत्र चर होता है कि जिस चर पर प्रभाव जांचा जाता है, कि हमें इन लाइट्स का प्रभाव है वो किन पर जांचना है, कि इन लाइट का प्रभाव क्या पड़ रहा है, ये प्रभाव किस पर जांचना है बच्चों पर। तो बच्चे क्या हो गए यहाँ पर, परतंत्र चर कौन है, बच्चे, ठीक है। और बाह्य चर जिसको नियंत्रण चर भी बोलते हैं। तो बाह्य चर के लिए क्या लैंग्वेज प्रयोग की मैंने, कि स्वतंत्र चर के अतिरिक्त, तो स्वतंत्र चर कौन सी, लाइट। इन लाइट के अतिरिक्त अन्य कोई चर जो परतंत्र चर को प्रभावित करता है, अर्थात बच्चों को प्रभावित करता है, वो कहलाता है बाह्य चर। मतलब शिक्षक समान रूप से पढ़ा रहा है, वही शिक्षक पहले वाले बच्चों के लिए, वही शिक्षक अब वाले बच्चों के लिए, वही विषय वस्तु पहले वाले बच्चों के लिए, वही विषय वस्तु अब वाले बच्चों के लिए। लेकिन लाइट के अलावा, मतलब स्वतंत्र चर के अलावा, परतंत्र चर को अर्थात बच्चों को कौन प्रभावित कर रहा है, बच्चों का आईक्यू लेवल, ठीक है। आई बात समझ में। तो बच्चों का आईक्यू लेवल, मतलब इनके अलावा यदि कोई अन्य बच्चे यहां पर आए, मतलब औसत के अलावा मैंने पिछड़े प्रतिभाशाली कोई भी ले लिए, तो वो क्या कर देंगे, लाइट्स के अलावा इनके मतलब जो रिजल्ट है उसको क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। आई बात समझ में। अब इनको एक बार नोट्स में पढ़ लेते हैं। प्रयोग विधि। चर, कोई भी ऐसी वस्तु, गुण आदि जिसमें परिवर्तन संभव हो क्या कहलाता है, चर कहलाता है, या जो स्थायी ना हो, ठीक है। प्रयोग विधि में चरों के मध्य संबंध ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है। सामान्यतया प्रयोगकर्ता कोई भी 2 या अधिक चरों को चुन लेता है ताकि उनके मध्य संबंधों की क्या की जा सके, जांच की जा सके। अर्थात चरों के मध्य संबंध ज्ञात करना ही प्रयोग विधि का उद्देश्य होता है, ठीक है। सामान्यतया 3 प्रकार के चर होते हैं। एक स्वतंत्र चर, प्रयोगकर्ता द्वारा जिस चर में स्वयं जानबूझकर परिवर्तन किया जाता है वह स्वतंत्र चर कहलाता है। अर्थात जिस चर का प्रभाव अन्य चर पर जांचा जाता है
वह स्वतंत्र चर कहलाता है। जैसे आपने क्या थी यहाँ पर प्रयोग में लाइट, अब लाइट है उसको प्रयोगकर्ता द्वारा जानबूझकर क्या किया जाता है, कम ज़्यादा किया जाता है, तो इसे स्वतंत्र चर कहते हैं। और इस चर का प्रभाव अर्थात लाइट का प्रभाव अन्य चर पर अर्थात विद्यार्थियों पर जांचा जाता है, तो वो क्या कहलाता है, स्वतंत्र चर। ठीक है। परतंत्र चर, जिस चर पर प्रभाव जांचा जाता है, तो हम किस पर प्रभाव जांच रहे हैं लाइट का, बच्चों पर। किस पर जांच रहे हैं, बच्चों पर, तो वो क्या कहलाता है, परतंत्र चर कहलाता है। अर्थात जो बदलाव से प्रभावित होता है या नहीं होता है, तो बच्चे हैं उन पर प्रभाव जांच रहे हैं, वो इससे प्रभावित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। देखो अब हमारे प्रयोग में इसमें बच्चे प्रभावित नहीं हुए, तो इसे बोलते हैं परतंत्र चर। आगे देखो, बाह्य चर या नियंत्रण चर। स्वतंत्र चर के अतिरिक्त ऐसा कोई भी चर जो परतंत्र चर को प्रभावित कर सकता है क्या कहलाता है, बाह्य चर कहलाता है। उदाहरण, कक्षा कक्ष में प्रकाश की मात्रा का प्रभाव छात्रों पर जांचना, ये क्या था, ये इसका उदाहरण था इन तीनों को समझाने के लिए। आगे आती है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि क्या है कि इस विधि में साक्षात्कारकर्ता मतलब जो इंटरव्यू लेने वाला अभ्यर्थी को, कैंडिडेट को कुछ प्रश्न पूछता है और अभ्यर्थी द्वारा दिए गए जवाबों के आधार पर उसके व्यवहार का आकलन करता है कि भाई जैसे जैसे कैंडिडेट बताता है तो उसके बारे में क्या किया जाता है, उसके व्यवहार का आकलन किया जाता है कि भाई इसने इस तरह का जवाब दिया है इस स्थिति को लेकर, तो इस हिसाब से इसका क्या व्यवहार हो सकता है। और प्रयोज्य यहाँ किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, कैंडिडेट के लिए, ठीक है, अभ्यर्थी के लिए, कि मौखिक अभिव्यक्ति के अलावा उसके अशाब्दिक अभिव्यक्ति साक्षात्कार में अत्यधिक महत्व रखती है। मौखिक अभिव्यक्ति मतलब वो अपने मुंह से अपने बारे में जो बता रहा है, उसके अलावा अशाब्दिक अभिव्यक्ति में क्या था, उसकी बॉडी लैंग्वेज, ये अत्यंत ही क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। जैसे मान लो कोई इंटरव्यू बोर्ड बैठा हुआ है, उनके सामने एक टेबल होगी, वहाँ पर जाकर कैंडिडेट बैठ जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, इंटरव्यू बोर्ड में एक साइकोलॉजिस्ट होता है। अब ये बाकी 4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो ये 5वां साइकोलॉजिस्ट है, वो सिर्फ इनकी जो अशाब्दिक अभिव्यक्ति है उनको नोट करता है कि भाई ये जवाब कैसे दे रहे हैं, गर्दन को कैसे रख रहे हैं, हाथों को ये ऐसे नहीं है कि भाई अंगुलियों को ऐसे बार बार मोड़ रहे हैं, पैर को क्रॉस करके बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, बैठने का तरीका क्या है, उठ कैसे रहे हैं, चल कैसे रहे हैं, मतलब बोलते वक्त होठों में वाइब्रेशन वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी के भाई पैर कांपने लग जाते हैं, आवाज़ लड़खड़ाने लग जाती है, मतलब वो खुद बता रहा है। उसके अलावा जो अशाब्दिक अभिव्यक्ति, उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी नोट किया जाता है और ये इंटरव्यू में मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। अब साक्षात्कार, इंटरव्यू 2 प्रकार के होते हैं, संरचित और असंरचित। संरचित साक्षात्कार होता है कि पहले से निश्चित प्रश्न पूछे जाते हैं, कि भाई पहले से जो तय किए गए प्रश्न होते हैं ना, वो पूछे जाते हैं किसमें, संरचित साक्षात्कार में। समझ गए, मतलब पहले से जो तय किए हुए प्रश्न हो कि भाई ये इनको पूछने हैं। जैसे अब कोई इंटरव्यू है, बोर्ड बैठा है, बच्चे जा रहे हैं, अंदर गया कैंडिडेट, वापस बाहर निकला, उससे पूछा कि भाई तुमने क्या पूछा, कि मुझे ये पूछा कि पापा का नाम, मम्मी का नाम वगैरह कॉमन डिटेल पूछ ली। उसके बाद में पूछा कि आपको आरएस क्यों बनना है, आप आरएस बनकर समाज को किस प्रकार प्रभावित करोगे। अब उसके बाद में दूसरा कैंडिडेट जा रहा है, उसको भी यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये आएगा संरचित साक्षात्कार में। और असंरचित साक्षात्कार में उसमें पहले से कुछ भी तय नहीं होता है, आप जाके बैठे, आपको नॉर्मल डिटेल पूछी और उसके बाद में हॉबी पूछ ली और हॉबी पर ही पूरा इंटरव्यू ले लिया, तो भाई आपने बाहर आकर बताया ऐसा है। तो दूसरा कोई गया, तो उनके कोई फिक्स नहीं है, रैंडमली, कहाँ से आए हो, राजस्थान से, राजस्थान के बारे में बताओ। अब आगे से आगे खोदते गए और निकाल लिया पूरा टाइम उसी में। तो ये होता है असंरचित साक्षात्कार। ठीक है। आगे आती है सर्वे विधि। सर्वे विधि का जो उपयोग है वो सामान्यतया जनरली इसका प्रयोग किस में किया जाता है, किसी विशिष्ट जनसंख्या के विचार, मत या धारणाएं आदि जानने के लिए किया जाता है। अब देखो, सर्वे नाम से स्पष्ट है कि हमें, आपने देखा होगा कि जनसंख्या के लिए, जनगणना के लिए वगैरह वो करवाते हैं ना, सर्वे करवाते हैं। किसी भी चीज़ को लेकर सर्वे करवाया जा सकता है, साक्षरता को लेकर वगैरह वगैरह। जैसे अभी रीट कट ऑफ का चल रहा है बहुत ज़्यादा, रीट कट ऑफ को लेकर सर्वे करवाया जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब जैसे टोटल कैंडिडेट मान लो 12 लाख बैठे, तो अब ऐसे थे ना कि 12 के 12 लाख कोई पूछा कि कितने कितने नंबर आए और निकाल लिए। तो क्या करेंगे, हम जैसे एक पोल स्टार्ट करेंगे कम्युनिटी टैब में, उसमें 10,000 विद्यार्थियों ने क्या दिया, अपना मत दिया। ठीक है, 10,000 लोगों ने बताया कि भाई मेरे 90 से 100 के बीच इतने हैं,
100 से 110 के बीच इतने हैं, 110 से लेकर 121 तक इतने हैं, और 121 से लेकर 140 तक कितने हैं। बस सबका आ गया डिटेल। अब इस डिटेल के आधार पर अनुमान लगाया जाएगा कि भाई 10,000 लोगों ने बताया है कि मेरिट 110 से 121 के बीच रह सकती है, तो इसके आधार पर हम क्या लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। मतलब पूरी की पूरी जनसंख्या नहीं, पूरी के पूरे जो कैंडिडेट होते हैं उनको नहीं लेते, कुछ सैंपल के तौर पर कुछ कैंडिडेट लेते हैं और उनसे क्या लगाया जाता है, आइडिया लगाया जाता है। इसे बोलते हैं सर्वे। अब जैसे चुनाव होते हैं, अब चुनाव के रुझान जानने के लिए ऐसे थे नहीं कि भाई जितने मतदाता हैं उन सभी के एक एक घर जाकर कि भाई किसको वोट दिया किसको वोट दिया, नहीं। गली में बैठेंगे एक जगह, वहाँ पर 40-50 लोग इकट्ठा होंगे, कोई 2 आदमी कहीं से जानकारी लाएंगे, 2 कहीं से लाएंगे, तो उनकी बातें सुनकर आइडिया लगाया जाएगा कि गाँव में माहौल तो इनका बन रहा है, तो इस हिसाब से ये हो सकता है। समझ गए, इसे बोलते हैं सर्वे। अब इन लाइनों को पढ़कर इनको थोड़ा और समझते हैं। सर्वे विधि का उपयोग सामान्यतया किसी विशिष्ट जनसंख्या के विचार, मत या धारणाएं आदि जानने के लिए किया जाता है। उनका विचार जाने, उनका मत किस तरह पे, उनकी धारणा क्या है, ये जानने के लिए क्या किया जाता है, सर्वे करवाया जाता है। और सामान्यतया टारगेट जनसंख्या में से, टारगेट जनसंख्या कौन सी थी, 12 लाख रीड के टोटल कैंडिडेट, उनमें से एक सैंपल का चयन किया जाता है। सैंपल कौन थे, 10,000 विद्यार्थी जो पोल में आए का चयन कर लिया जाता है, और उस सैंपल को उस टारगेट जनसंख्या का प्रतिनिधि माना जाता है। टारगेट जनसंख्या कौन सी, ये 12 लाख है, इनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं, 10,000। समझ गए, तो इनको क्या माना जाता है, प्रतिनिधि माना जाता है। और ये जो राय देते हैं उनके आधार पर भाई अपना जो वोट देते हैं वहां पर राय देते हैं कि भाई 110 से 120 के बीच ज़्यादातर लोगों ने अपना मत दिया है, तो ये मान लिया जाता है कि अब भाई मेरिट इसके आसपास रह सकती है। तो ये इन 12 लाख का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं, जो जो वोट दे रहे हैं। अब जैसे आपके अशोक गहलोत जी हैं, अब शहीद स्मारक पर क्या चल रहा है, अपना धरना चल रहा है कि वगैरह वगैरह सीटें बढ़ाओ। अब इतने लोग बैठे हैं यहाँ पर, बहुत सारे मान लो कि 50,000 स्टूडेंट हैं, वो यहाँ पर कड़कड़ाती ठंड में यहाँ पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री जी आएंगे तो ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि भाई 50 के 50,000 बोलो क्या है मांग, तो क्या करेंगे, इनमें से 5 कैंडिडेट के भाई आप अपने 5 कैंडिडेट भेज दो। अब ये जो 5 आए ना, ये इन 50,000 का क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब ये जाकर मुख्यमंत्री के सामने बात रखेंगे और इनसे इनके साथ जो वार्ता होगी, उस वार्ता में यदि इनकी शर्तें मान ली गई तो ये मान लिया जाता है कि भाई इन 50,000 की भी वही मांग है जो इन 5 की है, क्योंकि ये इन 50,000 का क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मतलब ये जो सैंपल हैं वो इन टारगेट जनसंख्या 50,000 का क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आ गई बात समझ में। तो ये चीज़ है आज की क्लास में, बस इतना ही। ये PDF यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, तो वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और यदि टेलीग्राम लिंक आपके एक्सपायर बता रहा है तो निम्न नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का जल्द से जल्द समाधान कर दिया जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो के बारे में आसपास के सभी लोगों को बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।